Good morning class and welcome to e-learning classes, and today we are going to start chapter 10 respiration in organisms। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनको एनर्जी कैसे मिलती है और ये एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन के थ्रू, और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे आता है, ब्रीदिंग। तो इस चैप्टर में हमको रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग एंड नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उनके कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, किसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, इन सारी चीजों को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि रेस्पिरेशन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एसेंशियल है, कंपल्सरी है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इट रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी, ये वेरियस एक्टिविटी जितना भी हम सोना, खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सभी में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमें जो ये प्रोसेस है ये क्या करता है, हमें रेस्पिरेशन के थ्रू हमें एनर्जी देता है, ठीक है। Therefore, all living organism require to get energy from food। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर टू गेट, और ये एनर्जी क्या करते हैं, फूड जो हम खाए पिए रहते हैं उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि यह रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो खाना हम खाए हैं उस फूड से एनर्जी ब्रेक डाउन करके हमें वेरियस एक्टिविटी के लिए एनर्जी देता है, जिसके थ्रू हम वेरियस एक्टिविटी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन करता है, तो ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है, ब्रीदिंग के थ्रू मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीदिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ like nostril, nasal cavity, जो नसल कैविटी हमारे एक्सेट्रा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू, जैसे लंग्स भी हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नसल कैविटी से लंग्स में पहुंचता है, तो इसीलिए कहा जाता है जो स्मोक वगैरह होते हैं वो हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बस इतना ही ब्रीदिंग है, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, ब्रीदिंग का काम खत्म हो गया। अब आगे जिसको जो करना होगा वो करेगा, ठीक है, इनका काम हो गया। लेकिन ये प्रोसेस एक साथ नहीं होता, यानी कि एक साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया और ऑक्सीजन को ले लिया, ऐसा नहीं होता है। अल्टरनेटिवली, यानी कि अल्टरनेट होता है, एक बार ऑक्सीजन हमने लिया, फिर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, ये अल्टरनेट होता है, यानी कि पहले ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हमेशा कांस्टेंट मोड में नहीं होता, कि मतलब कि अगर 1 घंटे में हमने 10 बार किया, सपोज ऐसा तो नहीं होगा। 1 मिनट हम लेते हैं, 1 मिनट में अगर 10 बार किया तो दूसरे मिनट में भी 10 बार होगा। हमारी एक्टिविटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जिस तरह की हमारी एक्टिविटी होती है, सपोज अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी ये ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या फिर हम कुछ दौड़ रहे हैं या कुछ अदर वर्क कर रहे हैं, तो ये जितना हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी उतना ज्यादा हमें ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा। तो ये ब्रीथिंग रेट घटती, जैसे सो जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पे हमारा जो ये ब्रीथिंग रेट है वो स्लोली चलने लगता है। एक एडल्ट का जो ब्रीथिंग रेट है वो 15 to 18 होता है पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 15 से 18 बार वो इनहेल और एक्सेल करते हैं। इनहेल एक्सेल क्या है दिखाते हैं हम। इनहेल एक्सेल यानी कि हम एक बार लिख के आपको दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ब्रीदिंग के 2 टर्म हैं हमारे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, एयर को अंदर लेना, रिच ऑक्सीजन, एयर जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो रिच ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का अमाउंट इसमें ज्यादा होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। और रिच
कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये हमने सिंबल लिख दिया ऑलरेडी, यू नो दैट O2 जो होता है वो ऑक्सीजन का सिंबल है, CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है। तो एक्सहेलेशन, इनहेलेशन हमने देखा कि हम ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन, जो एयर रिच ऑक्सीजन होती है उसको अंदर लिया, और जो रिच कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर हम बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि जो हम ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है ऑलरेडी, यू नो दैट। तो बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को हम अंदर लेते हैं, उसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन कितना परसेंट है, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होगा। तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो 21% है, यानी कि जो एयर हम अपने अंदर लेते हैं बाय ब्रीदिंग उसमें 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि टोटली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कितना है वो बहुत कम है, उसका अमाउंट कम है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। और ये लेस वाटर वेपर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है जो उसको भी ये कंटेन करता है लेकिन कम कंटेन करता है कंपैरिजन टू एक्सहेलेशन के। ठीक है, अब हम एक्सहेलेशन में देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है उसमें क्या पूरा टोटली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नहीं, 16.4% ऑक्सीजन होता है उसमें, यानी कि जो एयर बाहर आ रही है उसमें भी कितना 16.4% ऑफ ऑक्सीजन एंड 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि इसकी कंपैरिजन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन भी है, ऐसा नहीं कि टोटली जो हमारे अंदर से एयर बाहर आ रही है वो टोटली कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा नहीं। कंटेन मोर वाटर वेपर, लेकिन ये इसके कंपैरिजन मोर वाटर वेपर कंटेन करता है। तो हमने ब्रीथिंग देख लिया, ब्रीथिंग क्या होता था कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, द प्रोसेस ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, और उसके बाद दो प्रोसेस हमने देख लिया, एक्सहेलेशन, इनहेल करने को इनहेलेशन और बाहर निकालने एक्सहेल करने को एक्सहेलेशन कहते हैं। ये रिच ऑक्सीजन होता है, ये रिच कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन है और कितना परसेंट। और ये जो होता है एक एडल्ट में हमने बताया कि 15 to 18 ये एवरेज है, एक एवरेज होता है कि 15 से 18 बार लोग ब्रीदिंग करते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ये एवरेज है। और उसके बाद ये ज्यादा कम होता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये ऐसा नहीं है कि ये एक लगातार इतना ही होगा, सभी में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हमने देख लिया कि ये ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे की टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने रेस्पिरेशन का डेफिनेशन और ब्रीदिंग देख लिया, तो अब हम फिर आते हैं रेस्पिरेशन पर। देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके नाम से ही है सेलुलर, यानी कि ये सेल में होता होगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये सभी सेल्स में होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स के सभी सेल्स में होता है। और ये सेल्स के जिस ऑर्गेनेल्स में होता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कि पावर हाउस ये यानी कि एनर्जी का पावर हाउस होता है, यानी कि सारी एनर्जी जो सेल्स की होती है इसी के पास स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद आता है रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है। रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यह रेस्पिरेशन तब होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन जब प्रेजेंस नहीं होगा तो ये रेस्पिरेशन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जहाँ पर नहीं होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन होता है। अब हम इन दोनों रेस्पिरेशन को डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सा रेस्पिरेशन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, यानी कि ये एनर्जी से जब ऑक्सीजन हमारा रिएक्शन करता है तो कितनी एनर्जी, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करता है। इसमें सिंपल सी बात है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और इसमें
कम होगी। तो इसको हम डिटेल्स में दोनों रेस्पिरेशन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस भी आता है और यही दोनों तरह के रेस्पिरेशन आपको अपर क्लासेस में भी पढ़ने होंगे। ठीक है, क्लियर। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया हमारा कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ऑल ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन, सभी ऑर्गेनिज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और ये सेल के किस ऑर्गेनेल में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सभी जो एनर्जी होती है सेल्स की वो इसी के पास स्टोर्ड होती है। जब रेस्पिरेशन नहीं होता, जब एनर्जी नहीं होती तो ये एनर्जी क्या करती है? प्रोवाइड करती है, वहां से देती है। ठीक है, तो अब हम डिटेल्स में देखते हैं एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑलरेडी यू नो दैट की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तभी ये रेस्पिरेशन होता है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि हम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन यूज करके ब्रेकिंग डाउन होता है एनर्जी का, उस तरह के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज, ऑलरेडी ये ग्लूकोज क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये टूट के छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में हमारे पूरे पार्ट ऑफ बॉडी को प्रोवाइड होता है। तो ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्रेकडाउन होता है किसमें? CO2 में। मैंने ग्लूकोज का भी फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, यानी कि 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। किसमें? ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, उसमें जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये टूट जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस 38 ATP एनर्जी। ATP क्या है यहाँ पर? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो ये 38 ATP एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, यानी कि लार्ज अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है। तो हमने देखा ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का पहला टाइप था एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी और ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होता है और 38 ATP हमें एनर्जी देता है। क्लियर। अब हम दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन देखते हैं। दूसरा टाइप हमारा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होती है। क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो हम सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ अ रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ऐसे स्पेस, ऐसे प्लेस पे जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, वहाँ पर इस तरह का कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन अपना रेस्पिरेशन करते हैं अपनी बॉडी, यानी कि उनकी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इन सेल्स इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यानी कि जो फूड ब्रेकडाउन तो यहाँ हो रहा है, लेकिन विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल के ही इसमें जो फूड है वो ब्रोकन डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा है। हम देखते हैं रिएक्शन है हमारा, दिस इज ग्लूकोज, फॉर्मूला ऑलरेडी हमें बता दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है हमारा एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। अभी हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP थी, लेकिन यहाँ पर 2 ATP, यानी कि उसकी कंपैरिजन बहुत कम एनर्जी है, बहुत ज्यादा ही कम एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के बल्कि क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। हमने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया, फिलहाल आपको अभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जानते रहें। ठीक है, ATP भी आप पे नहीं लिखा होगा, मैंने लिख दिया कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यही एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर आप में एनर्जी बुक में लिखा होगा, लेकिन मैंने अपनी नॉलेज के लिए दिस इज ऑल्सो एनर्जी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है,
तो हमने देखा कि ईस्ट इज एनारोब। ईस्ट जो होता है वो अपना रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के यूज के ही ये अपना रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए ईस्ट को एनएरोब्स भी कहते हैं। कि क्यों? क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है। तो हमने देख लिया दोनों तरह के रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर डिफरेंस भी आता है तो इन्हीं चीजों को आप डिफरेंस में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स, एरोबिक, एनारोबिक, सेलुलर रेस्पिरेशन देखा और ब्रीदिंग देखा। अब हम आगे की टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाई डू वी स्नीज, सर्दी क्यों हो जाती है ना? कि हमारे एटमॉस्फेयर में नंबर्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक और बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी नोज में जाने के बाद इरिटेट करते हैं। वैसे तो हमारे नसल्स में जो हेयर्स होते हैं वो किसी भी अनवांटेड पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते, बट सम टाइम ये क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाके हमारी नसल कैविटी में इरिटेट करते हैं और काज करते हैं स्निज। ठीक है, तो हमने लिखा अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंस इन एयर sometime pass these particles in nasal cavity which makes sneeze, और जो क्या करते हैं, स्निज मेक करते हैं। तो कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम समझ गए कैसे स्नीज होता है, यानी कि कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे नोज के थ्रू एंटर कर जाते हैं नसल कैविटी में और वहां पे इरिटेशन क्रिएट करते हैं और जिससे कि स्नीज कॉज होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें। तो हमें इसीलिए एटमॉस्फेयर जहाँ हम रह रहे हों वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे होंगे तो एटमॉस्फेयर, जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे बहुत सारे स्मोक होते हैं हमारे एयर में, तो ये सारी चीजें जब हमारे नसल कैविटी में हम एयर के थ्रू उसको अंदर लेते हैं तो ये स्नीज कॉज करते हैं। क्लियर हो गया कि स्नीज, व्हाई डू वी स्नीज, स्नीज क्यों होता है, एयर के थ्रू। तो एयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, जरूरी नहीं कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो रिच ऑफ ऑक्सीजन है, वो बहुत अच्छा है, उसमें स्मोक होते हैं जो हमारे लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह यूज करते हैं, उनके लंग्स पे डायरेक्टली अफेक्ट होता है ये, क्योंकि हमारे नसल कैविटी से ये एयर कहाँ पहुंचती है, लंग्स में पहुंचती है और लंग्स को अफेक्ट करती है और धीरे धीरे ये कैंसर भी कॉज करता है, लंग्स कैंसर कॉज करता है। तो इसलिए स्मोक से हमें अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जो कि हमारे अंदर, क्योंकि स्मोक जो होता है वो एक छल्ला फॉर्म करता है, यानी कि रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, और वो फिर गैसेस के जो एक्सचेंजेस है उसमें चोट करता है, उसमें वो बैरियर, यानी कि गैसेस प्रॉपर, ना ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर जा पाती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाती है। तो इस तरह से वो क्या इरिटेट करता है और नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, अस्थमा, ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये क्या होती हैं, लंग्स प्रॉब्लम। हमें जो कि पॉल्यूटेड एयर को वहाँ पर हम जो सांस लेते हैं उसकी वजह से नंबर्स ऑफ डिजीज जो होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो हैं हमारी, अस्थमा वगैरह, ये कॉज होती हैं। ठीक है, अब हमारा आता है ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, कि अदर ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीदिंग करते हैं। ऑलरेडी एलिफेंट, कैट, डॉग, काऊ, जो भी बड़े एनिमल्स हैं उनके पास ह्यूमन बीइंग्स की तरह लंग्स है और नसल कैविटी माउथ के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में होता है। लेकिन जो अदर इंसेक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे, जिसके पास लंग्स नहीं है, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले कॉकरोच, कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके ब्रीदिंग होती है, वो स्पाइरेकल्स के थ्रू होती है। ये सपोज दिस इज अ कॉकरोच का फिगर। ठीक है, कॉकरोच, इसकी बॉडी में एक ओपनिंग होती है जिसको स्पाइरेकल कहते हैं, जिसके थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है और इसकी बॉडी में जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब वेसल्स होते हैं, दैट कॉल्ड ट्रैकिया, और स्पाइरेकल से ये ट्यूब्स में जाते हैं गैसेस और ये, तो इस ट्यूब्स में जो होता है ये
टिश्यूज में जब स्पाइरकल थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में सप्लाई करते हैं और इसमें रेस्पिरेशन होता है और फिर इनको एनर्जी मिलते ही अपने वर्क करते हैं, जो भी इनका काम है, खाना पीना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें भी होती है। ठीक है, तो हमने कॉकरोच में देखा। इसके बाद हम देखते हैं अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे, अर्थवॉर्म ऑलरेडी सभी जानते हैं, ये कहाँ रहता है, सॉइल में। इसको फार्मर फ्रेंड्स भी कहते हैं, ये किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ की फर्टिलाइजर कैपेसिटी, उस मिट्टी की फर्टिलाइजर कैपेसिटी को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसकी जो स्किन होती है बहुत मॉइस्ट होती है, यानी कि बहुत मॉइस्चर उसके ऊपर होता है, स्मूथ होती है। और उसके बाद बारिश के मौसम में बहुत सारे दिखते होंगे, सभी ने देखा होगा। तो ये इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू, इनकी स्किन जो होती है वो गैस एक्सचेंजेस का काम करती है, यानी कि स्किन के थ्रू गैस अंदर जाती है और फिर बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें होता है। तो ये एनिमल्स, इंसेक्ट जो थे कि ये अर्थवॉर्म जो है वो पानी में भी चल लेता है, पानी में भी रहता है, मिट्टी में रहता है। ये टेरेस्ट्रियल थे, हमने देखा कि एयर के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, जो वो कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, उनके पास क्या यूनिक कैरेक्टर्स होता है, उनके पास क्या ऑर्गन्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं, गैस एक्सचेंजेस का काम करते हैं। रेस्पिरेशन बिना हुए तो होगा नहीं, वो सर्वाइव, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है हम देखते हैं, रेस्पिरेशन इन फिशेज। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि ब्रीथिंग अंडर वाटर। वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल, जो कि पानी में रहते हैं, वो भी ब्रीदिंग करते हैं। तो उनमें ब्रीदिंग कैसे होती है, उनमें क्या स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो एनिमल्स थे, जो ऑर्गेनिजम्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, वो एयर के थ्रू ऑक्सीजन लेते थे, एयर में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेते थे। लेकिन अब जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो तो पानी में रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन। ऑलरेडी हम वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो ऑक्सीजन, ये वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं और इनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, जिसको गिल्स बोलते हैं, ये दरारें। ठीक है, ये इनके ऊपर, इनके बॉडी के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह की दरारें होती हैं जिसके थ्रू ये पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं और ये पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है और इनकी एक्टिविटी होती है। तो पानी में रहने वाले जो जानवर, फिशेज जो होती हैं, एनिमल्स जो है, वो कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। और ये गिल्स के थ्रू वाटर लेते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन लेने के बाद ये माउथ के थ्रू पानी क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेस हो गया पानी, यानी कि ऑक्सीजन, पानी में जो पानी अंदर लिया उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उस पानी को मुंह के थ्रू ये बाहर निकाल देते हैं, फिर से दूसरा पानी लें, फिर वही एक्टिविटी बार बार होती है। सपोज ये बार बार ही होगी। तो हमने देखा ब्रीदिंग इन फीसेस, क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। सिंपल सी बात है, प्लांट्स में भी वही सारी एक्टिविटी होती है जो हमारे अंदर होती है, वो भी ग्रोथ करते हैं, सांस लेते हैं, फ्रूट आता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो सारी चीजें प्लांट्स में भी होती हैं। प्लांट्स के किस किस पार्ट से रेस्पिरेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऑलरेडी यू नो दैट। ठीक है, तो अब हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन अ प्लांट। क्लियर, ओके स्टूडेंट, तो हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, रेस्पिरेशन इन अ प्लांट। प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे एनर्जी लेते हैं। तो प्लांट्स के लीव्स में हमें पता है कि प्लांट्स का जो किचन होता है, हम ऑलरेडी यूथ 6th क्लास में स्टडी किए होंगे कि प्लांट्स के किचन किसको बोलते हैं, पत्तियों को, लीव्स को, क्योंकि उसी में फोटोसिंथेसिस होता है,
उसी में उनका फूड सिंथेसाइज होता है, फूड बनता है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जो पहला चैप्टर आपका न्यूट्रिशन इन अ प्लांट की फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है। इसमें एक टीनी पोर्स, स्मॉल छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये गैस एक्सचेंजेस का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। अभी तक सभी ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे थे, लेकिन प्लांट्स हमारा क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को निकाल रहा है। तो इसमें लीफ में स्टोमेटा होता है, टीनी पोर्स होते हैं और ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है और एनर्जी स्टोर करते हैं। गार्ड सेल्स होते हैं उसमें जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं और इसी स्टोमेटा से उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का निकलना। और रूट हेयर, रूट की जो रूट हेयर होती हैं, रूट एक टैप रूट, ठीक है, फाइब्रस रूट, हमने दो तरह के रूट्स आपने पढ़ा होगा। तो जो रूट के जो फाइब्रस होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मिट्टी में फैले रहते हैं। तो मिट्टी में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, उसमें मिट्टी में भी ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर होता है, वही मॉइस्चर में ही उसकी क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये उससे ऑक्सीजन लेते हैं रूट और सप्लाई करते हैं। रूट भी क्या होता है, बढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ करते हैं। मिट्टी में ही फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं, वहां से सारी चीजें, जाइलम फ्लोएम ऑलरेडी हम जानते हैं इसके वेसल्स हैं जो कि सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे, जैसे पत्तियों में खाना बन गया, वहां स्टोर्ड है, वहां से लाके सब जगह पहुंचाए। पानी नीचे है, वहां से लाया फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो रूट भी क्या करते हैं, जो सॉइल में ऑक्सीजन है उसी को लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारा आता है, वही प्लांट्स कैन डाई ओवर वाटर। प्लांट्स डाई क्यों हो जाते हैं, ज्यादा पानी देने से, क्योंकि जो सॉइल में स्पेसेस होते हैं हल्के हल्के, जब हम उसमें पानी फील कर देंगे तो जो ये स्पेस है ये पूरी तरह से क्या हो गया, फील हो जाता है, भर जाता है। और जब फील हो जाता है तो ये कहाँ से ब्रीथ करेंगे, स्पेस नहीं होता है, ये ब्रीथ नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब ओवर वाटर हो जाता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स क्या कर जाते हैं, ब्रीथ नहीं कर, जब सांसें रुक जाएंगी तो कोई भी मर सकता है, ठीक है। तो ये वहां से ब्रीथ नहीं कर पाते और उसके बाद ये प्लांट्स क्या हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी, ये नहीं कि पानी दे देंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ करने लगा, उतना पानी हमें नहीं देना, जितना जरूरत है उतना ही पानी प्लांट्स को भी देना चाहिए, जिससे प्लांट्स की जरूरत है। जैसे अगर हमें कोई न्यूट्रिएंट फूड दे रहा है तब तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, अगर ओवर डोज में कोई दे देगा तो क्या हमारी ग्रोथ होगी, नहीं, ग्रोथ नहीं होगी। बल्कि अगर कोई एकदम बहुत ज्यादा ही खिला पिला दे तो वो ग्रोथ, मतलब कि ऐसा नहीं कि हमें जितनी चीजों की जरूरत है उतना ही अगर मिलेगा तो सारी चीजें परफेक्ट होंगी, और अगर एक्सेस हो गया या कम हो गया तो भी वो प्रॉब्लमैटिक ही होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में रेस्पिरेशन देखा, ब्रीदिंग देखा, और नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में, कॉकरोच में, अर्थवॉर्म में, फ्रॉग में भी नहीं देख, फ्रॉग में लंग्स होता है एज वेल एज वो स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। जब वो पानी में टैडपोड रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू अपना, गिल्स होता है उसमें, और उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, फ्रॉग एडल्ट हो जाता है, उसमें एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करने लगते हैं। उसके बाद हमने फिशेज में देखा, एक्वेटिक एनिमल गिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। स्टोमेटा होता है लीफ में, उसके थ्रू गैसों का एक्सचेंजेस होता है, और रूट हेयर के थ्रू रूट में गैस का एक्सचेंजेस होता है, यानी कि रेस्पायर होते हैं, ब्रीथिंग होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। और हमने देखा एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोब। एनारोब कौन था, ईस्ट था, जो कि ईस्ट से एक सिंगल सेल होती है जो कि विदाउट ऑक्सीजन अपना रेस्पिरेशन करती है, जिसको हम एनारोब भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमने इस चैप्टर में, और स्नीच कैसे होता है ये भी देखा। तो हमें सारी चीजों को मिला जुला के इस चैप्टर में ये सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए कि हमें
अपना एक्सरसाइज, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारी ब्रीथिंग रेट अच्छी हो, लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके और नंबर्स ऑफ एनर्जी रिलीज कर सके, जिससे कि हम प्रॉपर वर्क कर सकें। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने चैप्टर में पढ़ लिया। आई होप सो कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक बार खुद से आप बुक से ये चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।